आप जब कहते हैं कि सनातन क्या है या एज अ मुस्लिम मैन मेरे लिए हिंदू क्या है, मेरा कल्चर है ये। बट जो आप पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा का, उसका आप मतलब जब समझ जाते हैं तो उसका एक पावर अलग बन जाता है। शिव जी के बारे में पढ़ा हुआ है, शिव पुराण से कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। शिव जी का जो अर्धनारेश्वर का एक कॉन्सेप्ट है, जो आप क्रिएटिवली उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। मुल्लाओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे मुस्लिम यूथ को भटकाया है, तो इसलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग बहुत ज़रूरी हैं, वो समझा पाए और हम समझें। जी, जिहाद का रियल मीनिंग क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जितना मुस्लिम यूथ को जिहाद के नाम पे भड़काया गया है, जिहाद करना यानी एक तरह से बोलो मेहनत करना, अलग अलग जगहों पे जहाँ इनको गरीब मुस्लिम यूथ मिल जाता है, ये जिहाद के नाम पे उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। आपने अपने हाथ पे श्री यंत्र पहन रखा है, हाँ जी, मैं जान सकता हूँ ये क्यों पहने आप? तो जब से मैंने पहना ये श्रीयंत्र, मुझे बहुत अच्छा लगा जीवन में। यार मेरा ये, मैं मानता हूँ अब तो आज के ज़माने में थोड़ा सा ये हमारा फ़र्ज़ हो गया है कि हर मुसलमान थोड़ा सा सनातन के बारे में समझे और हर सनातनी को थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में समझ में आ जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बोल और इस गीत से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में दिल्ली में पहली बार। तो वहाँ बैठ के कोई एक कवाल गा रहा था, कुछ ऐसा है, मैं गायक तो हूँ नहीं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो कुछ बोल ऐसे हैं, ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ का तेरे भूलने के मैं वारी, ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। ठाकुर जी पे एक बहुत ही हसीन गीत लिखा गया है कृष्ण जी पे, हाँ जी। उसके थोड़े बोल आपको सुनाता हूँ। कुछ ऐसा है वो, मैं गायक तो हूँ नहीं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। उसके कुछ बोल ऐसे हैं, ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ का तेरे भूलने के मैं वारी, ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। फिर उसके बोले, बिनती मैं कर कर बमना से पूछी, बिनती मैं कर कर बमना से पूछी, पल पल की खबर तिहारी। फिर आगे है उस गीत हाँ में, जी। पैया पड़ी महादेव के जाके, पैया पड़ी महादेव के जाके, टोना भी, अरे टोना जादू टोना होता हाँ है, जी। अरे टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया अच्छी मैं रहती कवारी, वाह। ओ कन्हैया अच्छी मैं रहती कवारी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बोल और इस गीत से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में दिल्ली में अच्छा। पहली बार। तो वहाँ बैठ के कोई एक कवाल गा रहा था, तो मैं जाता रहता हूँ वहाँ, और मैंने कहा क्योंकि क्या है कि आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में अगर आप जाएंगे दिल्ली में बसंत पंचमी के दिन, हाँ जी। तो आप सारे येलो फूल देखेंगे पूरी दरगाह में, और वो बसंत के गीत गाते हैं, आज बसंत मना ले रे साजन आज बसंत मना, और वो कृष्ण जी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। और ये जो पूरी रिवायत है, ये शुरू की गई थी हज़रत आमिर खुसरो ने, जिन्होंने आज जैसे हम तबले को जानते हैं, उन्होंने तबला ईजाद किया, उन्होंने सितार में इन्वेंशंस किए, हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत सारे राग लिखे, और अवधी ज़बान में लिखते थे वो। हाँ जी। तो इसलिए ये कन्हैया का जो ये गाना भी है, ये जो सेलिब्रेशन है कान्हा का, ये भी, ये एक थोड़ा सा एक सूफ़ी रिवायत की भी एक
जहाँ सूफीज़्म में भी कृष्ण जी को बड़े प्यार से और बड़े चाव से देखा जाता है। तो ये जो तमीज़ है ठाकुर जी को देखने की, ये थोड़ा सा वो एक सूफीज़्म का भी हिस्सा है। आप बड़ा सरप्राइज होंगे ये सुन के, लेकिन ये बात है सच। आज भी अगर आप जाएं नेट पे और आप देखें निज़ामुद्दीन औलिया, आप टाइप करेंगे बसंत पंचमी सेलिब्रेशन, तो आपको दिख जाएगा। और हमने खुद ये गाना वहाँ कवालियों में गाया हुआ है। तो एक एक वो हज़रत आमिर खुसरो जो थे 12th सेंचुरी दिल्ली में, तो उनका एक बड़ा प्रेम था अवधी ज़बान से और कृष्ण जी से और वृंदावन से और वो वृंदावन की पूरी तहजीब से। और इसी से मेरा थोड़ा सा और रुझान बढ़ा ज़रा, और मैंने खोज की और पढ़ने लगा मैं कृष्ण जी के बारे में। फिर गीता थोड़ी पढ़ी और महाभारत तो उससे पहले थोड़ी पढ़ी हुई थी। लेकिन क्या है कि हम जब बचपन में छोटे थे तो हम हर संडे सिर्फ या तो रामायण या महाभारत देखने के लिए सब बैठते थे, पूरी फैमिली। तो आप जब कहते हैं कि सनातन क्या है या एज अ मुस्लिम मैन मेरे लिए हिंदू क्या है, मेरा कल्चर है ये। हिंदू मेरा मज़हब भले ही ना हो, लेकिन हिंदू मेरा कल्चर है। बिल्कुल। क्योंकि मैं होली, दिवाली, हर फेस्टिवल में इसी में मैं पला बड़ा हूँ। आज भी मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं लाइफ में, जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिन पे मैं एतबार कर सकता हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे लिए चट्टान की तरह खड़े होंगे, वो सब हैपन टू बी हिंदूस। बिल्कुल। है ना? तो मैं उनको भाई बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरा क्रिश्चियन भाई। वो मेरे भाई हैं, अब वो चाहे किसी भी मज़हब में क्यों ना पैदा हुए हों। तो हिंदू इज़ माई कल्चर, इस्लाम इज़ माई रिलीजन, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट। तो इसलिए यही जो मेरा एक रुझान रहा है कृष्ण जी की तरफ और उनकी टीचिंग्स की तरफ, और गीता में बहुत सारे उनकी बताई हुई चीज़ों की तरफ। तो इसी की वजह से मैं रिसेंटली फिर वृंदावन भी गया और मैं प्रेमानंद महाराज जी से मेरी भेंट भी हुई एक एकांत वार्तालाप में। आप भी उनसे आप भी उनसे मिल चुके हैं, आपने भी उनको रूबरू देखा है। और बस मैं ये चाहता था कि एक बार प्रेमानंद महाराज जी की मुझ पे नज़र पड़ जाए, और शायद वो नज़र पड़ने में ही कुछ धन्य हो जाए भाग हमारे। उनको देख के लगता है आपको कि वो एक नॉर्मल इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना, ये ऊपर वाले से नज़दीक कोई इंसान। ये इंसान अपनी आस्था में, अपने परमात्मा के प्रेम में इतना डूबा हुआ है बिना किसी एजेंडा के, कि वो परमात्मा के नज़दीक है। और इसीलिए उनके दर से देखिए, और उनकी सबसे ब्यूटीफुल बात है प्रेमानंद महाराज जी की, कोई पूड़ी वूड़ी नहीं बांधते, कोई ताबीज़ माला गंडा कुछ नहीं देते, वो कुछ ये नहीं क्लेम करते वो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो बस सरस्वती बांट रहे हैं। वो सरस्वती जो आज के तारीख में इंसान के लिए ज़रूरी है और भारत के यूथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। क्योंकि वो जो शास्त्रों से लेके उन चीज़ों को सिंपल करके आज भारत की जनता तक और यूथ तक पहुंच पा रहे हैं ना, क्योंकि वो इतने ज्ञानी हैं शास्त्रों के और ग्रंथों के, कि वो उस चीज़ को हम तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो वो मीडियम है परमात्मा के मैसेज का, हाँ जी। है ना, वो एक मीडियम है परमात्मा की बात को आगे तक पहुंचाने का। और ऐसे लोग कम आते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल वो कम बार आते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो वाकई जो बोलते हैं ना, जो एक फ़कीर, एक पंडित जो होता है, जो वो वाकई में वो हैं। और अब मुझे कुछ नहीं, बस मोह है उनसे। मैं बस उनको सुनना पसंद करता हूँ, देखना पसंद करता हूँ। मैं कभी कभी रियलाइज़ करता हूँ मैं एक घंटा उन्हीं को देख रहा हूँ।
हाँ जी। और उनके चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है और मैं उनके बहुत प्रवचन सुनता हूँ और बहुत उनकी, तो उससे ज्ञान भी मिलता है और ख़ुद भी मैं पढ़ चुका हूँ। थोड़ा मेरी कुछ एक दोस्त रही हैं जो एमए और बीए इन संस्कृत हैं, ओके। तो उनके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ में समझ में आई, अलग अलग जो वेद हैं उनके बारे में बहुत चीज़ें समझ में आई। और एक और चीज़ है ना भाई कि मैंने एक अपनी करियर की शुरुआत में एज अ डायरेक्टर ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था हिंदुस्तान के आम आदमी की अनकही अनसुनी आवाज़, द अनहर्ड वॉइसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैंने 27,000 किलोमीटर बाय रोड अपना पूरा मुल्क देखा है। 186 डेज हम लोग ऑन द रोड थे और ऐसा कोई स्टेट नहीं है। बाय कार? बाय कार, ओके। 2 गाड़ियाँ थी हमारी। बाय कार बाय रोड 186 डेज, 27,000 किलोमीटर। और उस डॉक्यूमेंट्री में हर जगह में हर अलग अलग प्रांत में जाके कॉमन लोगों से बात कर रहा था उनके विषयों के बारे में, रोटी, कपड़ा, मकान, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे ना, उस डॉक्यूमेंट्री से आने के बाद मैं 1000 नए पर्सपेक्टिव्स और 1000 नई कहानियों के साथ वापस आया। तो इससे अपने मुल्क को समझने में, वरना क्या है, हम सब अपनी लाइफ्स में बिजी रहते हैं, हम सब अपने बबल में रहते हैं। आपको अपने पॉडकास्ट करने हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी देखनी है, अपने फाइनेंसेस देखने, किसी दोस्त की तकलीफ देखनी है। तो हम सब, मुझे अपनी इंडस्ट्री में काम करना है, अभी सलाहकार रिलीज़ हुई है, सलाहकार बनानी है, उसके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। चलिए आपके साथ तो एक थोड़ा सा हम एक हमारा कोई एजेंडा नहीं था, हमारा ये था कि एक हम एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करें कि हम कहाँ हैं एज अ मुल्क, क्या कैसे एक, देखिए एक तो इंसान अपने मज़हब को ही नहीं पढ़ता है, है ना। कोई हिंदू पैदा हुआ है तो वो एक रिचुअल जो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, घर के एल्डर्स वो कर रहे हैं। कोई मुसलमान पैदा हुआ है, उसको नमाज़ सिखा दी गई, बोले आप नमाज़ पढ़ो। लेकिन मुझे लगता है हम सबका, अगर हम स्पिरिचुअली रियली सीख कर रहे हैं कुछ, तो हमें पढ़ना चाहिए अपने मज़हब को। अब गीता को पढ़ना चाहिए, महाभारत को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, शिव जी का शिव पुराण जो है उसको पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी की टीचिंग्स को पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए। बिल्कुल। तो असली एक ताकत आती है। जैसे मैं कहता हूँ कि समझिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको बचपन में आपके माँ बाप ने हनुमान चालीसा पढ़ा दिया, आपको याद हो गया। मैं कह रहा हूँ एक एक उसमें एक एक वर्ड का, एक एक अल्फाज का मतलब समझिए और फिर पढ़िए, तो क्या ताकत होगी ना जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें। हम क्या कहते हैं, यंत्र होता है, तंत्र होता है और मंत्र होता है। हाँ जी। मंत्र वो जो मन से निकले, वो मन से तब निकलेगा जब आपको उसकी समझ होगी। एक एक वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा का, उसका आप मतलब जब समझ जाते हैं तो उसका एक पावर अलग बन जाता है। या कोई भी मज़हब का आदमी अपनी कोई भी मज़हब की चीज़ पढ़ रहा है, तो उसको जब हम समझ के पढ़ते हैं तो उसमें एक ताकत आ जाती है। आपने अपने हाथ पे श्री यंत्र पहन रखा है। हाँ जी। मैं जान सकता हूँ ये क्यों पहना है आपने? मैं जान सकता हूँ मैं क्यों नहीं पहन सकता हूँ श्री यंत्र। नहीं, इसका आप मीनिंग क्या है? देखिए क्यों पहना है आपने? ये जो है, ये श्री यंत्र जो हो, आप तो जानते ही होंगे श्री यंत्र के बारे में। ये एक ट्रायंगुलर और पावरफुल सिंबल है और एक ऐसा प्रोटेक्टिव यंत्र है ये, जो ऑस्पिशियसली वास्तु में भी कहते हैं अलग अलग पोजीशंस में लगाना अच्छा है। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, वो पंडित हैं गोरखपुर से, और ये उनकी भेंट है मुझे, और ये बहुत साल पहले उन्होंने मुझे दिया था। आज 7-8 साल से मैं पहना हुआ हूँ। और उन्होंने मुझे इस श्री यंत्र का मतलब समझाया था, और जिस प्यार से उस भाई ने मुझे दिया, वो मेरे भाई हैं, बस उनके प्यार से और श्री यंत्र का जो एक पावर है, जो इसके पीछे जो एक ज्योमेट्रिकल भी इसकी एक पावर और इसकी एक अलाइनमेंट पावर है, इसका जो एक वास्तु पावर है। तो जब से मैंने पहना ये श्री यंत्र, मुझे बहुत अच्छा लगा जीवन में। कुछ एक हल्का सा एक ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, ये
इसकी इसकी एक सिंबॉलिक पावर की वजह से एक सर्टन मेरे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए। तो तब से मैंने पहने रखा है और पहने रखता हूँ। और अभी तो मेरे ऑफिस में भी एक जगह मैंने श्री यंत्र का सिंबल लगाया हुआ है। मेरा ऑफिस है, उसमें शिव जी की मूर्त भी है, उनका एक मंदिर भी है। मेरे एक दोस्त हैं ऋषिकेश से, वो मेरे लिए एक बहुत छोटा सा एक मंदिर लाए थे। वो भी आचार्य हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं वो भी, और उनका एक मंदिर भी है ऋषिकेश में। तो वो एक छोटा सा उसका वो लाए थे, तो वो भी वहाँ हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर हर जगह से जहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिल जाता है, हाँ जी, मैं ले लेता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये इसका मज़हब है या उसका मज़हब है। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा, अरे आपके ऑफिस में तो शिव जी का मंदिर है, वाह कैसे? तो मैंने बोला, क्यों, शिव जी पे आपकी मोनोपोली है क्या? सिर्फ आप ही शिव जी को मान सकते हो, और मैं उनसे एक लगाव नहीं रख सकता हूँ, ऐसा कहाँ कहाँ गया है। आप पूजा करते हैं? मेरे एक दोस्त हैं मुंबई में, जिनके साथ मैं कभी कभी शनि टेम्पल जाता हूँ। ओके। और तो हाँ, शनि टेम्पल कभी कभी मैं जाता हूँ, अक्सर सैटरडेज को। तो वो एक चीज़ है। बट एक दूसरी चीज़ है कि मैं ध्यान करता हूँ। ओके। मुझे ध्यान का शौक़ है, और क्योंकि मैंने शिव जी के बारे में पढ़ा हुआ है, शिव पुराण से कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। शिव जी का जो अर्धनारीश्वर का एक कॉन्सेप्ट है, जो आप कभी पढ़ेंगे, आपके व्यूअर्स पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही लंबा बड़ा चैप्टर है, लेकिन वो अर्धनारीश्वर का एक चैप्टर है शिव पुराण से, जो वो मुझे क्रिएटिवली उसने मुझे बड़ा हेल्प किया अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। हम सब में, जैसे हम कहते हैं ना, एक यिंग और एक यांग होता हाँ है, जी। दिन और रात होती है। तो वो उस अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट यही है कि हम में ही वो फेमिनिन एनर्जी है और हम में ही वो मैस्कुलिन एनर्जी है, और इंसान को पता होना चाहिए कब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी के थ्रू काम करे और कब वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी के थ्रू काम करे। तो ये चीज़ ने मुझे अपने क्रिएटिव लाइफ को बैलेंस करने के लिए बड़ा हेल्प किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं लिख रहा होता हूँ कोई सब्जेक्ट, तो मैं अपनी थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होता हूँ, थोड़ा सॉफ्टर, कामर, रिलैक्स्ड, एकांत में अपना काम करना, 2-2, 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखना। लेकिन जब मैं सेट पे होता हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल वो एक आग सी आ जाती है, जहाँ मैं अपना बहुत मैस्कुलिन सेल्फ हो जाता हूँ, जहाँ मुझे 100-150 लोगों को कमांड करना है, एक्टरों से काम निकालना है, यूनिट से काम निकालना है, ऑन टाइम काम ख़त्म करना है, एक मिलिट्री जनरल की तरह ऑपरेट करना है एक यूनिट को, जिसमें 150, 200, कभी कभी 300 लोग होते हैं सेट पे। तो हर चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा, जब वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होती है, मुझे बेसिकली इसका लुब्बे लुबाब ये है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये कलयुग तो है, हम जानते हैं, और जहाँ दुनिया जा रही है, तो जितना हम परमात्मा से जुड़े हुए रहेंगे, जितना हम एक आस्था से जुड़े हुए रहेंगे, हमारी खुद की ज़िंदगियों में एक स्थिरता रहेगी। और जब मन स्थिर रहता है, तभी वो सही फैसले कर पाता है, तभी वो सही और बुरे में सही फ़र्क कर पाता है, सोच पाता है, अच्छी वाणी रख पाता है, जब उसमें स्थिरता होती है। और स्थिरता आप में हो जाती है जब प्रभु का आप पे थोड़ा सा हाथ आ जाता है। एक दुआ आपको मिल जाती है, बिल्कुल। एक ऊपर वाले का एक, अब वो चाहे आपकी माँ की दुआ से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपकी खुद की आस्था से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, किसी गुरु की टीचिंग्स के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए। वो मुंबई में ना हाँ जी। मेन एक बहुत बड़ा जूहू सर्कल का एक सिग्नल है, ओके। तो वहाँ इस्कॉन टेम्पल नज़दीक ही है।
तो वहाँ मैं कभी कभी खाना खाने भी जाता हूँ। जब भी सात्विक भोजन खाने का दिल करता है तो मैं वहाँ, गोविंदा एक रेस्टोरेंट है वहाँ इस्कॉन टेम्पल के बाजू में ही, वहाँ चला जाता हूँ। तो इस्कॉन टेम्पल से एक एक सन्यासी, हाँ जी। मुंबई में ये फेमस जुहू सर्कल पे खड़े रहते हैं और उनके हाथ में एक प्लैकार्ड होता है, आपने देखा है? वो उनके मोस्टली गीता वगैरह हाँ पढ़ते हुए आपको हाँ, कहीं नहीं, उनके प्लैकार्ड पे लिखा है अपने धर्म पे चलो, सबसे प्रेम करो। बिल्कुल। तो मुझे उनका प्लैकार्ड बहुत अच्छा लगता था। ये बात सही है, क्योंकि हर हर धर्म आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे जो धर्म के, हर धर्म में, हर मज़हब हाँ में जी। ढोंगी और पाखंडी लोग भी होते हैं जो उस धर्म और उस मज़हब के लोगों को असली मैसेज को करप्ट करके अपने एजेंडाज फिक्स करते हैं। ये इस्लाम में भी हुआ है, बिल्कुल। इन द सेंस के इस्लाम का गलत फ़ायदा उठा के बहुत सारे मुल्लाओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे मुस्लिम यूथ को भटकाया है, कुरान के मैसेज को मैनिपुलेट करके उसको तोड़ मरोड़ के सुनाया है, समझाया है, और वही उन लोगों ने मान लिया है। अभी इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, इसमें ट्रेजेडी ऑफ लैंग्वेजेस जिसे मैं कहता हूँ। अब इस्लाम है अरबिक में, अरब वर्ल्ड के अलावा जितने भी मुसलमान होंगे दुनिया में, उनमें से 90% को अरबिक समझ में नहीं आती है, सब रट के पढ़ रहे हैं। अरब वर्ल्ड को छोड़ के जो अरबी बोलता है उस आदमी को तो अरबी समझ में आती है। उसके अलावा जो मुसलमान हैं दुनिया में, उनमें से शायद 10% को अरबिक एक्चुअली समझ में आती होगी। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने रट लिया, आपने पढ़ लिया। अब इसी में शुरू हो जाता है मैनिपुलेशन। अब आपको किसी ने कुछ गलत मैसेज दे दिया, आपको ज़बान की समझ नहीं है, आपने उसकी बात मान ली, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करना, बट पढ़ने का वक्त कहाँ है भाई? ये रील्स का ज़माना है। इधर पढ़ने का टाइम कहाँ है पब्लिक के पास? तो इसलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग बहुत ज़रूरी हैं, जो रिलीजन के टेक्स्ट को लेके, क्योंकि उनको समझ और नॉलेज है, क्योंकि उनको संस्कृत आती है, तो उनको पता है क्या समझाना है, वो समझा पाए और हम समझें कि हाँ अच्छा क्या कहा जा रहा है। तो ये जितना भी स्पिरिचुअली रिलीजियसली जितनी भी अवेयरनेस हो, ये अच्छा है। ये स्पिरिचुअलिटी स्थिरता के लिए अच्छी है। जैसे मेरी बहन की शादी एक राजपूत से हुई है। उनके घर में मंदिर भी है, उनके घर में कुरान भी रखा हुआ है। वो रोज़े भी रखती हैं और वो पूजा पाठ की चीज़ें भी करती हैं। तो हम ऐसे ही पले बड़े हैं, इसलिए मैंने ये डिस्टिंक्शन बनाया ना कि इस्लाम मेरा रिलीजन है, हिंदू मेरा कल्चर है। तो मैं दोनों ही चीज़ों को उतने ही चाव से मनाता हूँ, चाहता हूँ। मैं ये लाइनें नहीं देखता है इसमें। भैया कुरान मैंने तो नहीं पढ़ी है, बट कुरान में एक वर्ड आता है जिहाद। जिहाद के नाम पे बहुत मिसलीड करा जाता है, जितना मुझे आइडिया है यूथ को। तो जिहाद का रियल मीनिंग क्या है? मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी हुई है और इस्लाम मैंने एक्चुअली बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया। क्योंकि क्या होता है, आप पैदा होते हो उस मज़हब में, आप बोलते हो हाँ हाँ ठीक है, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। और पढ़ा मैंने बहुत बाद में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई, क्योंकि जितना मुस्लिम यूथ को जिहाद के नाम पे भड़काया गया है, ख़ासकर कश्मीर से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, कुरान में जो मेरे नॉलेज से, मेरे लिमिटेड नॉलेज से, जो कुरान में जिहाद का मतलब होता है, जिहाद का लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन मीन्स टू स्ट्रगल। जिहाद करना यानी एक तरह से बोलो मेहनत करना या स्ट्रगल करना
या जूझना किसी चीज़ से। और इस्लाम में, कुरान में जो पहला जिहाद आप पे बोला गया है वो है टू बी अ गुड प्रोवाइडर टू योर फैमिली। ओके। आपका पहला जिहाद होना चाहिए कि आप कैसे तैसे करके ईमानदारी से इतने पैसे कमा लें कि आपके घर वाले भूखे ना सोए। यह आपका पहला जिहाद है, टू बी अ गुड प्रोवाइडर टू योर फैमिली। इसमें एक आखिरी जिहाद है, कुछ 8 जिहादों का अलग अलग जगह मेंशन है। जिस जिहाद के टर्म को मैनिपुलेट किया गया, मैं उस पे आता हूँ। हाँ जी। इसमें जो एक आखिरी जिहाद है उसका है कि डिफेंड योर मदरलैंड व्हेन अटैक्ड अपॉन। ओके। अपने मातृभूमि की, अपने जान की परवाह ना करते हुए रक्षा करना, ये भी एक जिहाद है इस्लाम में, कुरान में। इस जिहाद को मैनिपुलेट किया गया है। क्या कह रहे हैं? अटैक योर मदरलैंड अपॉन, डिफेंड योर मदरलैंड व्हेन अटैक्ड अपॉन, यानी अगर आपकी मातृभूमि पे हमला हुआ है तो आप सब छोड़ दें, अपने बाकी सारे फर्ज भूल जाएं और अपने ज़मीन को, अपनी मातृभूमि को डिफेंड करने में लग जाएं। ये आप पे अनिवार्य है, आप पे जिहाद, आपको ये जिहाद लड़ना है। इस जिहाद को मैनिपुलेट किया गया है दुनिया भर में। जिहाद ये नहीं कहता है इस्लाम में कि अटैक इनोसेंट पीपल, जैसे पहलगाम में इन्होंने किया, हाँ जी। है ना। भाई हम तो नहीं घुसे आपके, आपने निहत्ते लोगों को मारा। हमारे घर के अंदर घुस के आपने हमारे निहत्ते लोगों को मारा, धर्म पूछ कर मारा, वो भी धर्म पूछ कर मारा, और आप इसको कह रहे हैं जिहाद। ऐसा इस्लाम में और कुरान में कोई भी जिहाद नहीं है। यही मैनिपुलेशन है, यही गरीब जो अलग अलग जगहों पे जहाँ इनको गरीब मुस्लिम यूथ मिल जाता है, ये जिहाद के नाम पे उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, और वो मैनिपुलेट अनफॉर्चुनेटली हो भी जाते हैं। थैंकफुली, क्योंकि हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं। और इस बार हमने एक और यूनिक चीज़ भी देखी कश्मीर में, कि कश्मीर का यूथ आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया पहली बार। वरना क्या होता था कि भाई वो स्टोन पेल्टिंग करने लगते थे। हाँ जी। तो इस बार हमने ये शिफ्ट क्यों देखा है ना भाई, क्योंकि आप जैसे यूथ, हम जैसे यंगर डिस्पोरा ऑफ इंडियन जो अभी पॉपुलेशन है ना, अब हम थोड़ा और पढ़े लिखे हो गए हैं, अब हम थोड़ा और एडुकेटेड हो गए हैं। अब शायद मेरे लिहाज से कश्मीरी यूथ भी, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में जाके पढ़ रहा है ना, क्योंकि वो भी फेड अप हो गया इन लोगों के एजेंडा से। तो उनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे वो ज़्यादा कश्मीर में रहे, जो लोग अफोर्ड कर सके उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया आप दिल्ली जाके पढ़ो, आप बेंगलोर जाके पढ़ो, आप मुंबई जाके। तो उनके भी जहन खुल गए और उन्होंने बोला यार ये तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं इतने टाइम से। तो इसलिए इस बार हमने कुछ वॉइसेस ऐसी भी सुनी कश्मीर में जहाँ यूथ ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये गलत किया जा रहा है, ये जो भी किया जा रहा है। तो इट्स गुड इन अ वे। मेरा ये मानना है वही, अपने धर्म पे चलो, सबसे प्रेम करो। हर धर्म आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। और यार मेरा ये, मैं मानता हूँ अब तो आज के ज़माने में थोड़ा सा ये हमारा फ़र्ज़ हो गया है कि हर मुसलमान थोड़ा सा सनातन के बारे में समझे, और हर सनातनी को थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है ना, आपको अगर कोई, आपको एक तो पहले अगर अपना मज़हब आपको समझना है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू पैदा हो गए इसका ये मतलब नहीं आप अच्छे हिंदू हो, क्योंकि आप मुस्लिम पैदा हो गए इसका ये मतलब नहीं आप अच्छे मुसलमान हो, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सामने वाले के बारे में जानना है ना, और आपको समझो आपको कोई मुस्लिम आदमी समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी मुसलमान को टीवी पे देख रहे हो और आपको उसकी हरकत से लग रहा है यार ये क्या बात हुई, ये ये गलत बात है या जो भी है, लेकिन अगर आपको समझना है इस्लाम को, आपको किसी मुसलमान आदमी के एक्शन को नहीं समझ, क्योंकि उसका एक्शन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो एक इंसानी चीज़ है, उससे मज़हब का लेना देना नहीं है। तो एक दूसरे के मज़हबों को पढ़ना चाहिए ताकि एक दूसरे के मज़हबों के लिए दिल में आदर हो। सबसे मेन चीज़ है रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट के बिना कुछ नहीं है। अगर आप सनातन के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर सको तो यानी आपके समझ की कमी है।
यानी आप अपने भाई के इमोशन को नहीं समझ रहे हो, है ना, आप उसकी आस्था को नहीं समझ रहे हो, आप उसकी श्रद्धा को नहीं समझ रहे हो। तो वो भले ही आपकी नहीं हो लेकिन उसकी तो है। हाँ जी। और अगर आपके भाई की है तो आपको समझना चाहिए, भले ही आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको ये तो समझना चाहिए भाई इसकी आस्था इस चीज़ से जुड़ी हुई है तो मुझे इस चीज़ का आदर करना चाहिए। भाई आप सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे, और मैं पूछना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ थी जिसमें आपको प्रभावित कर दिया कि ये क्या है, इसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु कर दिया? भाई कोई चीज़ नहीं, देखिए क्या है, बचपन से ही नवरात्रि में 9 दिन नाचे हैं, गणेश चतुर्थी के दिन अपने दोस्तों के घरों में जाके पूजा में शामिल हुए हैं, टीका लगाए, अर्पण किए, तो ये सब तो चलता रहा। बट जब बड़े होते गए तो थोड़ा और समझ में आने लगा कि अच्छा ये सब तो ठीक है बट धर्म क्या कह रहा है मैं जानना चाहूँगा। अच्छा जैसे श्री राम जी को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा, दायरा, लाइन, एक 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 बारीक चीज़ जो इंसान के चरित्र में होनी चाहिए, है ना। वो आए हमको ये बताने के लिए एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा भाई कैसा होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए, इंसान कैसे अच्छा होना चाहिए, ये सिखा के गए हैं वो हमें, करेक्ट। तो हमको समझना चाहिए कि हर जगह से सीख काय की मिल रही है। हाँ जी। शिव जी का मैसेज ज़रा अलग है, ठाकुर जी से हमें कुछ अलग चीज़ समझ में आती है, श्री राम से हमको कुछ अलग चीज़ समझ में आती है। तो अलग अलग परतें हैं जिसको हम कहते हैं ना, एक इंसान के चरित्र के अलग अलग पहलू हैं ये। आखिर धर्म का काम क्या है? आपके चरित्र को और अच्छा बनाना, आपको एक और अच्छा इंसान बनाना। किसी ने ये कहीं तो एक हदीस में कहीं तो है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जब वो थे 1450 साल पहले, तो उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे, किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ऊपर वाले को इंसान में सबसे ज़्यादा ऐसी क्या उसकी चीज़ है पसंद आए कि ऊपर वाला उस इंसान से खुश हो जाए, उसकी एक चीज़ से खुश हो जाए। और मैंने यही चीज़ प्रेमानंद जी महाराज से भी पूछी थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको जवाब दिया कि ऊपर वाले को वो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है जो एक दूसरे इंसान की मदद करता है। ये नहीं कि जो एक दूसरे मुसलमान की मदद करता है या जो एक दूसरे इंसान की मदद करता है। तो अगर आपका मज़हब, आपका रिलीजन आपके चरित्र को बेहतर नहीं बना रहा है और आपको एक बेटर इंसान नहीं बना रहा है, तो आप अपने मज़हब को गलत पढ़ रहे हो। हाँ जी। आप अपने मज़हब को फिर गलत समझ रहे हो। भैया अभी आपने एक मूवी बनाई है फैलाकार, जो कि अजीत डोभाल जी के ऊपर है, एंड मैं चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ क्लिक करी सबसे पहले जब आपको पता चला कि वो 7 साल पाकिस्तान में रहे थे अंडरकवर एजेंट बन के, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? तो भाई सबसे पहले तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये अजीत डोभाल सर पे ही बनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्पायर्ड बाय अजीत डोभाल, ये कह रहा हूँ मैं कि ये इंस्पायर्ड बाय द एंटायर इंडियन स्पाई कम्युनिटी जो है। ओके। वो क्या होता है, जब हम जब 1978 का हिंदुस्तान का वो तारीख पढ़ते हैं, थोड़ा जब डीप रिसर्च करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि वो एक ऐसा टाइम था हमारी हिस्ट्री में। क्योंकि देखिए ये सब जो स्पाई इतिहास है हिंदुस्तान का ना, यह हमको स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा भी नहीं सकता है। हाँ जी। क्योंकि ये क्लासिफाइड चीज़ें थी। आहिस्ते आहिस्ते साल दर साल कुछ चीज़ें डीक्लासिफाइड हुई हैं। और जैसा आपने कहा अभी कि हाँ ये बात सही है कि डोभाल साहब पाकिस्तान में 7 साल रहे, इंडियन एम्बेसी में उन्होंने काम किया एज एन अंडर कवर स्पाई, वो वहाँ थे। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं शौर्य, वो भी वहाँ कुछ साल इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़े भी। तो ये बात डेफिनेटली है। अब बट ये नहीं है कि सिर्फ ये डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है, ये पूरे हिंदुस्तान की जो एक अनसंग हीरोज़ हैं ना हमारे भाई, जिनको हमने देखा नहीं है मेडल पाते हुए, जिनका बलिदान हम जानते नहीं हैं,
ये उनको एक ट्रिब्यूट, एक होमाज है एक तरह से उस पूरे स्पाई वर्ल्ड को। ऑल्सो मैं एक ऐसे अपने मुल्क की एक ऐसी कहानी कहना चाहता था जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, बस थोड़ा बहुत नेट पे ही लिखा हुआ है। बट हाँ, जब हम डीप रिसर्च करते हैं तो और ऐसे बहुत सारे जिन्होंने रॉ घटित की, जैसे जिनका नाम था R.N. काउ साहब, तो उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं। तो ऐसा बहुत सारा किताबें, इंफॉर्मेशन नेट वगैरह पे था जिनको मैंने अपना आधार बनाया सलाहकार की कहानी कहने के लिए। और वाकई में उस दौरान एक बहुत बड़ा परमाणु थ्रेट था जो आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमको है। आज भी अगर आपने रिसेंटली वो कुछ टाइम पहले आसिम मुनीर का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, न्यूक्लियर कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम आधे से ज़्यादा दुनिया को तबाह कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है हमको इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे लगता है बाकी सारी दुनिया को इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। आपको पता है, आपके व्यूअर्स शायद इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान घटित हुआ, जब से बना, तब से लेके आज तक एक भी इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में अपना 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है। यही आपको बताता कि वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, वो हमेशा से एक डिक्टेटरशिप वाला मुल्क ही रहा है। और जैसे मैं कहूँगा ना, एक रोग नेशन सा बन गया है वो अभी। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान से आगाह रहना चाहिए, बिल्कुल, कि अब ये स्थिर नहीं है, ये एक स्थिर मुल्क नहीं है, ना इनकी इकोनॉमी स्थिर है, ना इनका मिलिट्री माइंडसेट स्थिर है। तो पाकिस्तान से हमको हमेशा वैरी रहना चाहिए। हम उन पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नीयत कभी भी हमारे लिए सही नहीं होगी। हम एक मुल्क की तरह हम उन्नति करना चाह रहे हैं, हम प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पॉडकास्ट बना रहे हैं, मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, हर आदमी हिंदुस्तान में तरक्की की ओर बढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल, एक अच्छा प्रोवाइडर अपनी फैमिली के लिए बनना चाह रहा है। और ये एक मुल्क हमारे बाजू में बैठा हुआ है जो बार बार हमें खींचता रहेगा। तो मुझे लगता है वाकई में एक्चुअली हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, जो भी स्ट्रैटेजी बनी ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जिस सटीक तरीके से बिना शोषा किए हमने और गवर्नमेंट ने उस पूरे ऑपरेशन को, आर्म्ड फोर्सेस ने उस पूरे ऑपरेशन को एक ऐसे मकाम पे लेके आ गए कि हमने उनको जवाब भी दे दिया और सिचुएशन भी ऐसी बना दी कि अब हम उनको पीछे छोड़ के अपने काम पे आगे लगे। बट हाँ, मतलब विद पाकिस्तान यू ऑलवेज नीड टू बी अलर्ट, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड एनी मोर। अब वो चीज़, अब वो आई डोंट नो, वो उस कंट्री में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। जब लीडरशिप ही वैसी नहीं है उस मुल्क की, तो अब डिप्लोमेटिकली भी आप क्या बात करोगे। बिल्कुल। तो जब आप ये बना रहे थे तो उस टाइम पे कोई एजेंट वगैरह से आपकी कभी बात हुई है कि फिर स्पाई एजेंट? भाई ये भी क्लासिफाइड है। हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसे एक सेंसिटिव सब्जेक्ट और हिंदुस्तान के स्पाई यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स वाली कहानी है सलाहकार। तो सलाह मशवरा तो आदमी को करना ही पड़ता है बिल्कुल, ताकि आदमी का कहानी का सुर सही रहे और आप उसको ज़िम्मेदारी से उस कहानी को कहो। तो कुछ लोगों से इस विषय में डेफिनेटली बात हुई, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती है, भरोसे की बात है। ओके, इतना तो बता सकते हैं। मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि स्टंट करते हैं या फिर बहुत शार्प शूटर होते हैं एजेंट्स, तो वो रियल लाइफ में भी होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर? भाई देखिए, आप जहाँ तक हिंदुस्तान के स्पाई इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादातर सब IPS काडर से ही निकले हुए हैं। अब चाहे आप करंट हमारे रॉ चीफ को देख लीजिए, जो नए हमारे रॉ चीफ हैं, IB के चीफ हैं, वो भी IPS काडर से आते हैं। दोवाल साहब भी IPS काडर से थे। तो R.N. काउ साहब का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो एग्जैक्टली किस काडर से थे। तो डेफिनेटली हमारे जो हिंदुस्तान के आज भी जो हमारा स्पाई नेटवर्क होगा, जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रहे हैं,
हमारे ऑफिसर्स टॉप नॉच होंगे एज फार एज टेक्नोलॉजी, एज फार एज सर्वेलेंस। ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल हमने यहाँ नहीं गिरने दिया, ऐसे ही थोड़ी हमने उनके चुन चुन के टारगेट्स को मारा, चुन चुन के मारा सटीक तरीके से। तो ये इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है ना। ये कोई ना कोई हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क का इंसान हो सकता है, ऑन द ग्राउंड हो, अपनी जान की बाजी वहाँ लगा रहा हो, हमको कभी पता भी नहीं चलेगा उसका नाम। बट कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं से तो आई ना। ये हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ही आर्म्ड फोर्सेस को, या जो भी ये इंटर सर्विसेज कनेक्टेड इंटेलिजेंस एजेंसीज होती होंगी, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गया, या हमारी रॉ हो गई, हमारी आईबी हो गई, हमारे और दूसरे जो इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स होंगे, इनकी जो भी साठगांठ की वजह से ही, इंफॉर्मेशन की वजह से ही तो हम इतने सटीक टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर जाके मार पाए ना। ये इंटेलिजेंस से ही तो आया है। बिल्कुल। और इस इंटेलिजेंस को पाने के लिए आपको और हमें क्या पता किसी ने क्या क्या रिस्क उठाया होगा, हमको कभी पता भी नहीं चलेगा। भैया आपने मूवी बनाई तो काफ़ी रिसर्च करा होगा इस पे, एंड एजेंट वगैरह से आपने जैसा कि बताया कि मिले भी हैं काफ़ी। तो आईबी एंड रॉ, इसको अगर आप वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं तो कौन सी एजेंसी है जो हमसे बेटर हैं और हमारी क्या रैंक है? भाई ये मैं तो उस तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि हम किस एजेंसीज से अपने रॉ या अपनी आईबी को कंपेयर करें। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। बिल्कुल। हम ऑलमोस्ट 3 तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, 3 तरफ से। तो भारत के ऊपर, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जो प्रेशर होगा ना भाई, वो शायद और किसी मुल्क के पास नहीं होगा। बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ। हम किससे बेहतर या कम है ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से कम होंगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितना प्रेशर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे है, वो शायद ही आप दुनिया में देख लो, शायद ही किसी मुल्क पे कोई मुल्क ऐसा होगा जो 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे प्रेशर कितना होगा, ये भी तो हमको सोचना है ना। आप हम एक सेब को एक कलिंगर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत डायनामिक मुल्क है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारे लंबे लंबे बॉर्डर्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ जो दुश्मन हैं उनके साथ। तो हमारी इंटेलिजेंस इस पे प्रेशर भी तो सोचो ना भाई कितना होगा। आज अगर मैं ये कह लूँ कि फ्रांस हो गया या स्पेन हो गया या यूरोप की कोई कंट्री हो गई या अमेरिका भी हो गया एक तरीके से, कहाँ वो दुश्मनों से घिरे हुए हैं? अमेरिका कहाँ दुश्मनों से घिरा हुआ है? स्पेन, फ्रांस, यूके कहाँ दुश्मनों से घिरा हुआ है? हाँ, कौन दुश्मनों से घिरा हुआ है? हम जितना दुश्मनों से घिरे हुए हैं, शायद ही कोई कंट्री उतना दुश्मनों से घिरी हुई है। हमने जितना टेररिज्म का ऑनस्लॉट फेस किया है इस मुल्क में, शायद ही कोई कंट्री इतने साल दर साल इतने टेररिज्म के अटैक्स फेस करती होगी। और फिर भी हमने अपना संयम रखते हुए, अपना कल्चर रखते हुए अपने आप को बड़ी अच्छी सिचुएशन में रखा हुआ है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे प्रेशर भी उस किस्म का है। भैया आप डायरेक्शन करते हैं, तो डायरेक्शन को एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो क्या काम क्या होता है उसमें? एक डायरेक्टर को, और क्योंकि मैं अपनी कहानियाँ लिखता भी हूँ, एक डायरेक्टर को सब कुछ करना पड़ता है। एक कोरा कागज़ होता है जिस पे कुछ नहीं लिखा होता है, वो वहाँ से शुरू करता है। ओके। फिर पूरी कहानी लिखता है। जैसे मेरे केस में आपको समझाता हूँ, पहले मैं 6-7 महीने कहानी लिखता हूँ। वो लिखने के बाद फिर मैं प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ, पैसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ उस कहानी को बनाने के लिए। फिर एक्टरों के पास जाता हूँ, फिर खूब सारे नरेशन देता हूँ। कहीं रिजेक्ट होता है, कहीं एक्सेप्ट होता है। कोई एक्टर करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। फिर पैसों के ऊपर बात आती है, फिर वो पैसों का पूरा खेल पेल होता है। इस प्रोसेस में कभी कभी साल भर निकल जाता है। अच्छा जी, ये दुनिया का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स है एक डायरेक्टर बनना, क्योंकि सिनेमा या फिल्म या जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, ये एक डायरेक्टर का मीडियम होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है हर पहलू को साथ में जोड़ के उसको एक साथ लाना। तो पहले तो ये प्रोसेस पूरा होता है। इसके बाद फिर प्रेपरेशन होती है, जहाँ
शूटिंग में क्या क्या लगने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, कौन क्या कॉस्ट्यूम पहनने वाला है, एक्टर की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, एक्टर्स के साथ रीडिंग्स, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। देखिए, फिल्म बनाना एक ऐसा काम है जहाँ आप सारे आर्ट्स को एक साथ लाते हो, संगीत को, सुर को, ताल को, कपड़ों को, हर डायलॉग को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, हर चीज़ को। तो ये प्रेपरेशन का पीरियड, फिर लिखने का 6 महीना, पैसे ढूंढ के वगैरह वगैरह करके सेट करने का 4 से 5 महीना, साल भर इसमें निकल गया। फिर 4 एक महीने की प्रेपरेशन, फिर शूटिंग का फेज़ आता है जहाँ अगर आप समझो 50 दिन शूट कर रहे हो तो 3 महीने में वो 50 दिन आपके स्प्रेड होते हैं अलग अलग स्केड्यूल्स में। फिर आप वो शूट करते हो। ओके। उसके बाद फिर एडिटिंग होती है। एडिटिंग में 3 महीने निकल जाते हैं। मेरे केस में मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बहुत फोकस करता हूँ। अभी सलाहकार की भी बैकग्राउंड म्यूज़िक की बहुत तारीफ़ हो रही है। तो उस बैकग्राउंड म्यूज़िक पे फिर 3-4 महीने काम होता है। पोस्ट प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी शूटिंग ख़त्म होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन का जो फेज़ है फिर वो 4 महीने का होता है। फिर रिलीज़ के ऊपर आप आते हैं, ट्रेलर बनाते हैं, प्रोमोज बनाते हैं, प्रमोशंस का प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं और ऑडियंस को उसके पास लेके जाते हैं। Okay. जैसे सलाहकार के केस में भी आज ये मेरा 15वां महीना है। मैं 15 महीने से इस एक ही चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने ना आए देखा है ना बाएं। तो एक डायरेक्टर की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ को वो शुरू करे उसको वो ठीक से और पूरी तरह ख़त्म करे। और जो टॉप 10 प्रोफेशंस हैं वर्ल्ड में, जिसमें मैं कहूँगा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, पीएम ऑफ अ कंट्री वगैरह, इसमें एक काम जो है वो एक डायरेक्टर भी है। ये टॉप 10 टफेस्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड में। एक एक्टर और एक्ट्रेस को कैसे डिसाइड करते हैं कि इस रोल के लिए फिट है? बहुत सारी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक डायरेक्टर और एक्टर की एक वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जैसे अभी हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं तो हम दोनों कितनी आसानी से एक दूसरे से इतने देर से बात कर रहे हैं। ये ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ डायरेक्टर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि अच्छा, इस एक्टर को मुझसे ईगो नहीं है। तो ईगो नहीं होना चाहिए। जहाँ हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जहाँ हम कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें जब ईगो आ जाता है, जब उसमें मैं आ जाता है, तो फिर हम नहीं बना पाते। बिल्कुल। तो मैं को हटाना पड़ता है और हम की स्थिति में काम करना पड़ता है। आपने अभी तक काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करा है, जी। तो आप कोई बता सकते हैं जो रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा हो? विद्युत जामवाल बहुत स्पिरिचुअल आदमी हैं। मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत करीबी मित्र हैं। मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनसे। हमारे पेज की कुछ पोस्ट भी लाइक करते हैं अच्छा, कभी-कभी। अच्छा, फॉलो नहीं करते हैं, अच्छा। लाइक करते हाँ, हैं। वो फॉलो किसी को नहीं किसी करते। को नहीं करते हैं। दुनिया उनको फॉलो करती है। बिल्कुल। और विद्युत बहुत स्पिरिचुअल हैं। विद्युत बहुत पढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, वो एक्शन और उनकी बॉडी तो वो सब दिन भर यही करते रहेंगे। लेकिन विद्युत अपने दिन का, और क्योंकि मैं उनका बहुत करीबी दोस्त हूँ और हम काफ़ी वक्त साथ में बिता चुके हैं एक दूसरे के घरों में भी, तो मुझे पता है कि उनके दिन में वो उनका 2 से 3 घंटा पढ़ने का वक्त होता है, जहाँ वो बहुत सारा संस्कृत भी पढ़ते हैं, वो योग के बारे में बहुत पढ़ते हैं, वो अलग अलग वेद बहुत पढ़ते हैं, बहुत शौक से वेद पढ़ते हैं। वेद पढ़ते हैं, संस्कृत में उसको याद करते हैं और उसके मतलब के साथ उसको याद करते हैं। ओके। जी, उसके सारे ट्रांसलेशंस के साथ उसको याद करते हैं। तो विद्युत काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं। उनके घर में भी एक छोटा सा उनका एक मंदिर है। तो एक्टर्स में शायद मैं फ़िलहाल उनके थोड़ा सा इतना करीब हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी रिलीजियस है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई भी फिल्म की शूट आज कई सारे साल हो गए हैं। आप किसी भी BTS में भी देख सकते हैं, आप किसी से जो मुझे जानते हैं पूछ भी सकते हैं। मैं बिना पूजा के शूट शुरू नहीं करता हूँ। तो पहले हम गणेश जी के साथ कैमरा रोल करते हैं, गणेश जी सामने होते हैं,
हम पूजा पढ़ते हैं, हम सारे रिलीजन्स के एक एक लाइन बोलते हैं, जैसे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल या प्रेज द लॉर्ड। और हम अलग अलग रिलीजन्स की, मैं बोलता हूँ नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये लाइन शाहरुख खान बहुत बोला करते थे, तो बहुत लोगों में ये फेमस हो गई थी। बट ये एक पावरफुल दुआ है कि हम विक्ट्री के जल्दी से करीब आए, नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फतेह मिलना यानी विक्ट्री मिलना। तो ये हम जो मेरी सारी शूट्स जो हैं वो एक पूजा से एक स्पिरिचुअल ठहराव के साथ शुरू होती हैं, और फिर हम लोग अपना दिन शुरू करते हैं। और कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस को आप बताना चाहें? बहुत सारे एक्चुअली, आप मुझे नहीं पता लोगों का क्या, बट मुझे ये पता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग बहुत रिलीजियस हैं। आपको शायद वो पूजा करते हुए दिखे ना, आप क्योंकि वो अपने घरों में कर रहे हैं, या अपने परमात्मा से एकांत में वो वार्तालाप करना चाहते हैं, या जो भी है। हर आदमी दिखाने में कंफर्टेबल भी नहीं होता है ना भाई। तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपनी पूजा पाठ अपने रिलीजन के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बॉलीवुड में हैं तो वो अपना रिलीजन फॉलो नहीं करते। मे बी आपको बॉलीवुड का सिर्फ वो हिस्सा दिखता है जो ग्लैमर वाला है, आपको वो हिस्सा नहीं दिख रहा है जहाँ वो हाथ जोड़ के अपने घरों में बैठ के अपने मंदिरों के सामने पूजा कर रहे हैं, या नमाज पढ़ रहे हैं, या मंदिर जाके कुछ कर रहे हैं। वो आपको शायद उतना दिखता नहीं, आपको कम लोगों का दिखता है। बट बॉलीवुड इज़ वेरी रिलीजियस। व्हाट अबाउट मौनी रॉय? मौनी रॉय को हम लोग देखते हैं कि वो भी काफ़ी रिलीजियस है, महादेव को काफ़ी मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो महादेव सीरियल भी करा है। जी हाँ जी। मौनी बहुत रिलीजियस हैं, शिव जी को बहुत मानती हैं, और मौनी बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। वो एक अच्छी इंसान भी हैं। वो अपने मज़हब की सही रिप्रेजेंटेटिव है। यही बात हम कर रहे थे। हाँ जी। कि आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है आपके मज़हब की। आप जो भी मज़हब फॉलो करते हो, एक सनातनी की भी एक जिम्मेदारी है, या एक मुसलमान आदमी की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने मज़हब को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। कैसे? एक अच्छा इंसान बन के, अच्छी वाणी रख के, लोगों से अच्छे से पेश आके। ये नहीं कह रहा है कि आप किसी का जुल्म सहो, बट आप जुल्म करो भी मत। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही गुनाह है। तो बट मौनी बहुत स्पिरिचुअल लड़की है, और बहुत ही अच्छी इंसान है। अपने आसपास छोटा बड़ा जैसा भी हो ना आदमी, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है वो। तो अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, और बिल्कुल वो पूजा वगैरह अपनी सारी करती हैं। वो अपने साथ उनका एक छोटा सा उनकी मूर्त भी चलती है। वो शूटिंग से पहले भी अपनी पूजा वगैरह करती हैं अपने वैनिटी वैन में। वो बहुत रिलीजियस हैं, वो स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। भैया आज के डेट में काफ़ी लोग एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, लेकिन सब लोग बन नहीं पाते हैं। बट उनमें से कुछ ही लोग हैं जो बन पाते हैं। तो ऐसा क्या वो लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में जो वो लोग कर पाते हैं? यार मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद बहुत स्ट्रगल किया है बॉलीवुड में रहते रहते। अच्छा खासा स्ट्रगल रहा है, बहुत रिजेक्शंस भी मिले हैं। आपने एक्टिंग में ट्राई करे? बहुत लोगों के। नहीं, एक्टिंग में ट्राई नहीं किया था। मेरी पहली फिल्म जो मैंने लिखी और डायरेक्ट की थी, उसमें जो वो एक्टर जिस पार्ट को मैंने किया, जिसके लिए मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड भी हुआ था एज बेस्ट डेब्यू एक्टर, एज बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर भी नॉमिनेट हुआ था। तो वो लड़का जिसको कास्ट किया था वो 4 दिन पहले भाग गया। अच्छा। हाँ, तो वो मजबूरी में करना पड़ा। ओके। और so, क्या कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी, भाई रिजेक्शंस मैंने तो बहुत फेस किए हैं बॉलीवुड में, लेकिन जितना भी फेस किया है मैं किसी के लिए, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये मेरी जर्नी है, तो इसमें जो भी उतार चढ़ाव आए इंसान को, वो बिना नेगेटिव हुए अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। और मुझे कितने भी रिजेक्शंस मिले, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझ में कोई कमी है। मुझे लगा हाँ चलो मैं और बेटर हो जाऊंगा। मुझे ये नहीं लगा मुझ में कोई कमी है। तो जो भी सक्सेस जिनको मे बी उतना नहीं मिल रहा है, मेरा उनसे यही कहना होगा कि आप कोशिश करते रहिए, और
अपने परमात्मा से कनेक्टेड रहिए। आपकी ज़िंदगी में ईश्वर से कनेक्शन आपका थोड़ा गहरा रहने से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले जो हैं वो ऐसे ही सुलझ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऊपर वाले की लाठी भी ऐसी होती है और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी ऐसी होती हैं। बिल्कुल। तो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि हमारी क्या हैसियत है। हम सब थोड़े टाइम बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, आज आप मुझे बताओ, आप जितने भी लोगों को जानते हो अपने जीवन में, आज 100 साल के बाद कोई रहने वाला है? सब एक फ़ोटो बन के रह जाएंगे एक दीवार पे। हम सब आखिर में एक फ़ोटो एक दीवार पे बन के रह जाने वाले हैं। तो ये आत्मा हमारी कहाँ जाती है? परमात्मा के पास ही तो जाती है ना। तो मेरा जेन्युइनली ये मानना है, मैं आपसे, क्योंकि आप का ये चैनल है हिंदू गुरुकुल और हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं इसलिए नहीं, ये मैंने अब अपनी जीवन का फ़लसफ़ा, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे जीवन में तो अब ये है कि भाई रब राज़ी तो दुनिया राज़ी। तो अपने रब को आप राज़ी करिए। बहुत सारे लोग हम कहेंगे कि अरे वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते, इतने कामयाब हो गए। हाँ, शायद उनकी माँ कर रही है उनके लिए। हाँ जी। तो पता नहीं होता ना भाई, किसकी किस्मत से आप चल जाएं, किसके। तो जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, मुझे ये लगता है कि थोड़ा वो अपने परमात्मा के साथ थोड़ा सा ध्यान में रहें, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहें, कोशिश करते रहें, हिम्मत नहीं हारें, अपने टैलेंट पे और मेहनत करते रहें। और बहुत ज़रूरी ये भी है हमारी इंडस्ट्री में फोकस्ड रहना, अपने लक्ष्य से ना हटना, उस पे कायम रहना। ये नहीं कि आप एक दिन उठ के पूरी दुनिया को आप कैप्चर करना चाहते हो और आप बॉलीवुड में एंटर करके आप एक बड़े एक्टर बनना चाहते हो और अगले दिन फिर आप दोपहर को 3 बजे तक नहीं उठ रहे। तो डिसिप्लिन, फोकस, व्यवहार, आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसी वाणी बोलते हो, इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी कभी कोई आदमी कम टैलेंटेड होता है लेकिन एज अ डायरेक्टर मुझे वो इंसान पसंद आ जाता है। हाँ जी। तो मुझे लगता है हाँ, ये इंसान अच्छा है ना, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। एक्टिंग तो हम मिल के जुगलबंदी में कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो एटीट्यूड के भी बहुत मायने हैं। यही सब चीज़ें। मैं खुद कोई बहुत प्रोलिफिक फिल्म मेकर नहीं हूँ, मेरी खुद की अभी भी स्ट्रगल्स चलती रहती हैं। तो भैया एक हिट फिल्म बनाने के लिए कोई फार्मूला होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता एक हिट फिल्म बनाने के लिए कोई फार्मूला है। मन से बनानी चाहिए इंसान को, बहुत सटीक तरीके से उसको लिखना चाहिए और लिखने पे बहुत मेहनत करनी चाहिए और अपने साथ अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात की बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए कि आपकी इस कहानी के लिए ऑडियंस क्या है। अब जैसे आप हिंदू गुरुकुल पॉडकास्ट है आपका, आपकी एक ऑडियंस है ना। हाँ जी। अभी दुबई में बैठा हुआ आदमी शायद आपका कंटेंट ना देखे, या कहीं और बैठा हुआ आदमी किसी और चीज़ का कंटेंट देख रहा हो, वो उससे रिलेट करता है। तो अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है और उस ऑडियंस के लिए फिर आप सिर्फ उस ऑडियंस के लिए उस कहानी को बनाइए। बिल्कुल। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं रखना चाहूँगा अपने जहन में। जैसे अभी सलाहकार का एक कामयाबी का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी निकल के आ रहा है कि सलाहकार सब लोग बिंज वॉच कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि 5 एपिसोड हैं, 30 से 32 से 35 मिनट से ज़्यादा कोई एपिसोड नहीं है। तो आपका कम वक्त मैं मांग रहा हूँ और आपको कम वक्त में मैं भरपूर मनोरंजन दे रहा हूँ एक ऐसी पेट्रियाटिक कहानी से जो कहीं ना कहीं हमारे देश से भी जुड़ी हुई है। तो अटेंशन स्पैन्स भी बहुत ड्विंडल कर रहे हैं आजकल हमारे, तो अपनी ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। भैया सलाहकार जो है वो OTT पे आ रही है एंड मैं पूछना चाहूँगा कि OTT ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू थिएटर, या फिर थिएटर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज ए मूवी मेकर?
एज अ मूवी मेकर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नथिंग कैन compete विद सिनेमा येट। जब थिएटर में एक फिल्म बम्पर हिट हो जाती है तो फिर वो सारे आंकड़े पार कर देती है नंबर्स के। और दोनों ही बिजनेस मॉडल्स अच्छे हैं। अगर ऑडियंस आपके कंटेंट को प्यार करे, आपके कंटेंट को पसंद करे, तो दोनों ही जगह आप एज अ फिल्म मेकर उभर सकते हैं अपनी कहानी कह के एक बड़ी ऑडियंस को। सॉरी, एक मूवी जनरेट कैसे करती है प्रॉफिट इन बोथ वेज? नहीं, मूवीज़ के जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे तरीके होते हैं। एक फिल्म जहाँ से एक तो एक फिल्म का एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, यानी थिएटर में आके कितने लोगों ने देखी, उससे कितना पैसा कमाया। फिर वो ओटीटी पे रिलीज़ होती है तो उससे उसको क्या प्राइस मिलता है। फिर वो सैटेलाइट के लिए जाती है, यानी वो टीवी पे दिखाई जाती है ऑडियंसेस को, तो उसके लिए थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। फिर फिल्म का म्यूज़िक कैसा है, वो म्यूज़िक के थ्रू थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे जाके 5 साल में 10 साल बाद प्रोड्यूसर को उससे थोड़ी सी रॉयल्टी भी आती रहती है, जब जब वो कहानी टीवी पे दिखाई जाती है, या जब भी वो कंटेंट सिंडिकेट होता है। यानी एक प्रोड्यूसर ने अपनी एक रिलीज फिल्म के ओटीटी राइट्स 5 साल के लिए एक प्लेटफॉर्म को दिए, फिर 5 साल के बाद वो किसी और प्लेटफॉर्म को दे देता है, तो ऐसे वो उससे पैसे कमाते रह सकता है आहिस्ते आहिस्ते थोड़े थोड़े, अगर वो फिल्म अच्छी है तो ये बेसिक दैट पे सोनी मैक्स पे सूर्यवंशी हरदम चलती रहती थी। हाँ, सूर्यवंशी सोनी मैक्स पे हरदम चलती रहती थी। हाँ, तो अलग अलग, हाँ, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग फिल्में दिखाते हैं। जैसे मुझे पता है कि खुदा हाफिज़ 2020 में रिलीज़ हुई चैप्टर 1 उसका विद्युत के साथ, और 2021 दिसंबर में भी न्यू ईयर नाइट पे भी खुदा हाफिज़ ही दिखाई जा रही थी 1.5 साल बाद भी, और अभी भी सैटेलाइट पे अक्सर आती रहती है। तो हाँ, जो फिल्में एक सर्टेन जॉनर की होती हैं, जो क्लीन फिल्में होती हैं, जो टीवी पे दिखाई जा सकती हैं। अगेन खुदा हाफिज़ में भी कोई गाली गलौच नहीं थी, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई गंदा सीन नहीं था। सलाहकार भी ऐसी है। अभी आप अगर घर जाके सलाहकार अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ बैठ के देखना चाहे तो आप देख पाएंगे, क्योंकि उसमें गाली नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि माँ बाप अगर साथ में बैठे हों बच्चे के तो वो अम्बेरस हो जाएं कि अरे यार ये डैड के सामने क्या इसमें गालियाँ पड़ रही हैं, कि ये क्या किस किए जा रहे हैं, या ये क्या वल्गैरिटी चल रही है, या ये सेक्स सीन यार टू हॉट है, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकता हूँ इसको। तो वो सब चीज़ें ना सूर्यवंशी में है, ना सलाहकार में है, ना खुदा हाफिज़ में थी। तो ओटीटी पे एक थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी नहीं मिल जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, मतलब वो आपको कितना ठीक लगता है? जैसे आप लाइक मतलब हॉट फिल्म्स का जैसे आपने बताया, तो वो कुछ थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, न्यूडिटी वगैरह कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कैसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अलग अलग लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ बना रहे हैं ओटीटी पे, कुछ बहुत अच्छा कंटेंट भी बन रहा है। जो मेकर को लगता है कि उसका कैरेक्टर एक तरीके का कैरेक्टर है और उसके कैरेक्टर के साथ कुछ बोल्ड सीन्स एसोसिएटेड हैं, तो देखिए, हमको वो उनकी चॉइस है। मेरी फिल्म मेकिंग का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या पसंद करते हैं करना, ये हर फिल्म मेकर की अपनी चॉइस होती है, और हर व्यूअर की अपनी चॉइस होती है, वो देखना चाहे या ना देखे। थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं फिल्मकार में आपने कुछ ऐसा नहीं डाला है, तो ज़रूरी नहीं होता है दिखाना। मुझे बिल्कुल जो ज़रूरी नहीं होता है। तो आजकल क्योंकि हर एक मूवी तो चलिए छोड़े, वेब सीरीज ही मान लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है, फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते, आपको पता भी नहीं है। मैंने काफ़ी सारी वेब सीरीज हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनका नाम एकदम बहुत अच्छा धार्मिक और ये सब रख रखा है, और अंदर उनमें कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आई थिंक वो गलत है। हाँ, वो आपको सेंसिबल रहना चाहिए आप क्या कहानी कह रहे हैं, और कहानी के हिसाब से। अब जैसे सलाहकार एक पेट्रियाटिक कहानी है, हाँ जी, तो यहाँ कुछ ऐसा करना, या मुझे एज अ फिल्म मेकर वो बात जिम्मेदार नहीं लगती अगर कोई करे तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ ना। हर किसी का अपना मन, अपनी समझ है, वो कैसे कहानी बनाना चाहता है। फिल्मकार का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है कि एक पैट्रियोटिक मूवी बनानी है आपको?
यार मेरे जो ग्रैंडफादर थे मैंने उनको कभी देखा नहीं। मेरे फादर गुरदासपुर में पैदा हुए थे पंजाब में, और वो कुछ 3 या 4 साल के थे। तो एक दिन मेरे फादर 3 या 4 साल के थे, तो उस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट देश भर में चल रहे थे। ख़ासकर भगत सिंह जी की डेथ के बाद एक 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 हर जवान आदमी में वो एक जज्बा और एक जोश था भारत में। तो एक सुबह मेरे ग्रैंडफादर उठे, कुछ कुछ बात हुई, कुछ मोहल्ले में बाहर गए, वापस अंदर आए और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, मेरी ग्रैंड मदर से, कि वो ज़रा प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। वो जिस भी हो ना पंजाबी तरीके से बात करते थे, थोड़ी खड़ी बोली बोलते थे वो पंजाबी, तो गांव की जो खड़ी बोली होती है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट मार्च में। फिर वो 2 दिन बाद मिले, उनका सर फटा हुआ था 3 हिस्सों में, और वो चौथे दिन मर गए ब्रिटिश लाठी खा के अपने सर पे। तो हमारा खून मिला हुआ है इस मिट्टी में। और मेरे फादर भी कभी अपने फादर को जान नहीं पाए इसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत छोटे थे उस वक्त जब वो ब्रिटिश के साथ प्रोटेस्ट करते करते मर गया। वो लाठी पड़ी उस टाइम, वो कब उनको किसने हॉस्पिटल पहुंचाया, क्या हुआ, किस क्लिनिक में उनको भेजा, क्या कुछ उनको इलाज सही टाइम पे नहीं मिला, ऐसे ही उनको उठा के ले गए और सर के 3 हिस्से हो गए थे उनके। हमारी दादी हमें कहा करती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जी, वो थोड़ा सा लंबी उम्र रही उनकी। तो फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर उनसे समझ पाया कि दादा के साथ हुआ क्या था। वो बोले ऐसे ही एक दिन उठ के गए और मार्च चल रही थी, प्रोटेस्ट मार्च चल रही थी, उसमें बहुत सारे जवान मर्द थे। बोले आपके दादा भी थे। तो ढूंढते रहे उनको, जब वो घर नहीं आए रात को तो उनको ढूंढते रहे, मिले नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गए, क्या, किससे पूछा। अगले दिन कुछ दोपहर को पता चला कि हाँ वो उनको फलाना फलाना किसी अस्पताल में पहुँचाया हुआ है। तो वहाँ पहुँचे तो उसके 1.5 दिन बाद फिर वो बेसिकली वो लाठी खाने के चौथे दिन वो मर गए। ओके। तो एक तरह से एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली है हमारी। और ये जोश और जज्बा और इस चीज़ की एक आग हमेशा से अंदर रही है कि हमारे दादा ने किया था, और उसका बड़ा फ़ख्र भी है हमें कि उन्होंने ये किया। मेरे फादर हमेशा इस बात को बहुत गर्व से कहते थे। तो वो है जस्ट एक और ख़ासकर जब आपकी फैमिली कोई आर्म्ड फोर्सेस में हो या कहीं फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्टेड हो, ये वो, तो वो थोड़ा वाइब अलग हो जाता है उन फैमिलीज़ का ना। एक थोड़ा सा एक ये नहीं कह रहा हूँ एक आम आदमी उतना प्यार नहीं करता है अपने मुल्क से, बट उनका एक थोड़ा सा एक आग थोड़ी सी अंदर अलग सी होती है। सेम हो सकती, उतनी ही आग हो सकती है, बट थोड़ी अलग आग होती है उनकी। भैया मैं कुछ नहीं भैया मैं कुछ कैरेक्टर्स के नेम लूँगा, आप उनको उनके अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा एक्टर या एक्टर फिर उनमें फिट बैठेगा। अच्छा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यार कास्टिंग में बहुत ज़रा सोच समझ के करने वाली चीज़ होती है वैसे तो, बट हाँ टेक्निकली स्पीकिंग परेश रावल अच्छे रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैरेक्टर के लिए। चाणक्य के लिए आमिर खान अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि गहरी उनकी पर्सनालिटी है। हाँ। तो एक थोड़ा सा गहरी सोच वाला इंसान होना चाहिए। आमिर खान थोड़ी सी गहरी सोच वाले हैं इंसान, तो हो सकता है वो एक ओल्डर चाणक्य एक बेटर करें। और अगर अभी विक्की कौशल ने छावा बहुत अच्छी की हाँ थी, जी। तो विक्की कौशल भी कर सकते हैं चाणक्य बहुत अच्छा। और ओल्डर एक्टर्स में आमिर खान भी कर सकते हैं चाणक्य बहुत अच्छे से। मतलब एक जो कहता हूँ कि एक एक्टर में उतनी कला होनी चाहिए कि वो एक कैरेक्टर को अच्छे से कर सके। मैं लुक अलाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लुक को मैच करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्टर की क्षमता
कि वो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कर सके। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप विद्युत जामवाल। विद्युत। महाराणा प्रताप का कैरेक्टर विद्युत जामवाल पे बहुत जमेगा। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई रश्मिका मंदाना पे बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि उनमें भी कुछ एक गहरी बात है। उनकी छवि मुझे अच्छी लगती है, सुथरी सी छवि है उनकी, कोई ऐसा छिचोरापन नहीं है, तो उस लिहाज से। अभी जॉन इब्राहिम ने रिसेंट में बोला कि छावा और ये कश्मीर फाइल्स वगैरह, शायद आपको पता होगा। नहीं, तो क्या बोला? उन्होंने बोला कि बेसिकली कि ये मूवीज़ जो है ना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा होती है और ये मतलब उसी के तहत बनाई जाती है। मैंने और सुना नहीं, वो मुझे नहीं, पता है अभी कुछ कुत्तों पे बोल बोला रहे हैं। उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो सभी कर रहे हैं अभी। बट उन्होंने बोला कि ये मतलब पॉलिटिकल एजेंडा होती है और मैं ऐसी मूवीज़ नहीं बनाऊंगा। तो इस पे आपका टेक हो अगर कुछ। यार मुझे तो छावा बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे बहुत बहुत इंटेंस और Obviously बहुत बहुत प्रभावित हुआ मैं उस कैरेक्टर से, जो उसकी आग थी, बिल्कुल। जो उसका सैक्रिफाइस था, और जिस तरह वो बहुत अच्छी बनाई है वो कहानी। विक्की ने भी बहुत अच्छा काम किया है और डायरेक्टर ने भी बहुत। एंड में लक्ष्मण, रोना आ जाता है हाँ मूवी रोना देख आ के। जाता है। लक्ष्मण उत्तेकर, वो जो मरने वाला सीन है उसमें छावा का, वो उस सीन पे मैं अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखो। मेरे खुद हो रहे हैं हाँ, अभी। उस सीन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो छावा बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा, अगर कोई कह रहा है उसमें कोई एजेंडा है, तो मुझे कोई उसमें ऐसा एजेंडा लगा नहीं। तो मुझे नहीं पता यार, हर आदमी क्या है, हमारा भारत बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत अलग अलग सोच के लोग हैं। हाँ जी। तो ठीक है, कोई कह रहा है, उसके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फिल्म को तो लोगों ने प्यार दिया है, कुछ लोग प्यार देंगे, कुछ को नहीं पसंद आएगी। ठीक है भाई, आपका अधिकार है। आप जिसको वोट देना चाहो, आप जिसकी फिल्म देखना चाहो, यही तो डेमोक्रेसी का एक अच्छी चीज़ है ना। ठीक है, मैं इतना कोई ध्यान नहीं देता हूँ। तो मूवीज़ पे कोई इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है आके इन चीज़ों के लिए? नहीं, मुझे तो सलाहकार बनाने के लिए किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं खुद ही इन्फ्लुएंस्ड हो गया। क्योंकि मुझे वो इतिहास का वो एक ऐसा पन्ना है कि मुझे बहुत रुझान हुआ उसमें। तो मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ भी होता है। हर फिल्म मेकर अपनी सेंसिबिलिटीज़, अपने बिलीफ के हिसाब से बनाता है, और अलग अलग किस्म के लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई एजेंडा टाइप फिल्म मेकिंग चल रही है इंडस्ट्री में। हाँ, लोग बना रहे हैं अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज़, अपने अपने तजुर्बों के हिसाब से। भाई बातें तो बहुत सारी रह रही हैं, बट मुझे पता है आप लेट हो रहे हैं, आपको जी, लखनऊ जाना है। जी तो हम लोग रैप अप करते हैं अपने ये सेशन यहीं पे जी आज का। जी मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाना चाहूँगा। जी, आप ज़रूर जब भी अगली मूवी निकालें जी तो हम एक बार ज़रूर आप कॉल करना, हम लोग जहाँ पे भी आप होंगे हम आ जाएंगे। जी। थैंक आपसे यू बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, जी। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आए यहाँ पे स्टूडियो में। आपको कैसे लगा हमारे पॉडकास्ट पर आकर? बहुत अच्छा लगा मुझे, हिंदू गुरुकुल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ। बिल्कुल हम बस दो लोग मिलके, दो भाई बैठ के बस बातें कर हाँ रहे जी। हैं। ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। बॉलीवुड पॉडकास्ट में पहली बार कर रहा था, लेकिन मुझे वो फील नहीं आया कि मैं किसी पे ऐसा कोई सेलिब्रिटी काइंड ऑफ कुछ, मुझे वैसा वाला बिल्कुल नहीं लगा। आपका वो चिल वाला वाइब है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदू गुरुकुल में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार हिंदू गुरुकुल, मेरा नाम है फ़ारूक कबीर। मेरी सीरीज़ सलाहकार ऑलरेडी जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, 8 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, हो चुकी है, और देश भर से बहुत सारा प्रेम मिल रहा है। आप भी देखें और अपना प्रेम दें। देश की कहानी है, देश के ऐसे हीरोज़ की कहानी है जिनके बारे में हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो अपने देश के फॉलन हीरोज़ की, अनसीन हीरोज़ को एक सल्यूट है ये कहानी सलाहकार। आप ज़रूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए भाई, देखिए जाके, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, मैंने देखी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। आप छोड़ नहीं पाएंगे बीच में, आपको पूरी ही देखनी पड़ेगी। सो आई होप जितना अच्छा मुझे लगा भाई से बात करके, उतना ही आपको भी लगा है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।